आइए स्टार्ट करते हैं आज प्रोसेस शेड्यूलिंग। चलिए प्रोसेस शेड्यूलिंग स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग, देखिए प्रोसेस शेड्यूलिंग में सबसे पहली बात आती है तो मैं फिर से उसी मुद्दे में आता हूँ प्रोसेस शेड्यूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सपोज करिए आपके पास कोई सेकेंडरी मेमोरी है, यानी कि हार्ड डिस्क। क्या आपकी सेकेंडरी मेमोरी, इसमें कुछ प्रोग्राम पड़े हुए हैं, कुछ प्रोसेस पड़े हुए हैं, और ये हमारी मेन मेमोरी है। यहाँ से हम प्रोसेस को मेन मेमोरी में लाते हैं। ये काम करता है LTS, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में प्रोग्राम्स को लाता है। ये काम इसका होता है, ठीक है। इसके बाद ये प्रोसेस आपका, ये CPU है, CPU में मेन मेमोरी से प्रोग्राम आते हैं जिसको रन होना होता है, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस आपका टर्मिनेट कर जाता है। ये सीधा सा फंडा था जो मैंने आपको बताया, टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस यहाँ पर आया, एग्जीक्यूट हुआ और टर्मिनेट कर गया। दूसरी एक बात और, या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई ना कोई IO ऑपरेशन वो परफॉर्म करता है, कोई ना कोई IO ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और इसके बाद वापस या फिर रेडी क्यू में आ जाता है। तो ये एक शेड्यूल था जो हमने देखा। तो सवाल भी नहीं, यहाँ पे हमें क्या देखना है प्रोसेस शेड्यूलिंग में, हमको क्या चेक करता है ये, अच्छा ये काम करता कौन, सबसे बड़ी बात आती है। जैसे कि मेन मेमोरी से आपका कोई ना कोई प्रोग्राम CPU में आता है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो ये काम करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, यानी कि SPS, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। तो आपका जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, तो कह देते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म ये शेड्यूलर करता है कि मेन मेमोरी से आपका ये आपका SPS करता है, ओके। अब SPS के अंदर ही SPS क्या करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर प्रोग्राम को क्या करता है, CPU को देता है। तो ये शेड्यूल, तो अब उसको ये याद ध्यान देना होता है कि क्या ये जो शेड्यूलिंग हो रही है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग जो हो रही है, ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग उसने की कि प्रोग्राम को उठाया CPU को दिया, तो CPU को दिया यानी कि डिस्पैच किया, तो क्या एल्गोरिथम हम यूज करेंगे, कौन कौन सी एल्गोरिथम यूज करेंगे, इसके अंतर्गत क्या क्या एल्गोरिथम हमारी यूज होंगी, किस एल्गोरिथम के तहत यहाँ पे प्रोसेसिंग चलेगी, ये सब चीजें कौन देखता है, यहाँ पर होता है डिस्पैचर। क्योंकि SPS क्या करता है, डिस्पैचर को ये कार्यभार सौंपता है। डिस्पैचर फिर चेक करता है कि प्रोसेस को किस शेड्यूलिंग के आधार पे रन किया जाए। डिस्पैचर, अब डिस्पैचर के अंतर्गत डिस्पैचर क्या देखेगा, क्या कर सकता है, पहले तो कर सकता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर सकता है। मान लीजिए एक साथ 4 प्रोसेस है, आपका प्रोसेस है P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। तो अगर एक प्रोसेस यहाँ पर आई, वो पार्शियली एग्जीक्यूट हुई,
इसके बाद दूसरी प्रोसेस शेड्यूल हुई तो P1 कहाँ गए? P1 तो कंप्लीट होना पड़ेगा ना P1 को। तो P1 क्या है, स्विच कर गई, यानी P1 यहाँ पर कॉन्टेक्ट स्विच कर गई। ये समस्या हर प्रोसेस के साथ हो सकती है। कॉन्टेक्स्ट हो गई, कॉन्टेक्स्ट स्विच का मतलब क्या है, वो प्रोसेस अपने ही, कॉन्टेक्स्ट स्विच का मतलब है कि वो प्रोसेस अपने पीसीबी में चली गई पार्शियली रन होने के बाद। चली गई, यानी कॉन्टेक्स्ट स्विच हुई। और कॉन्टेक्स्ट स्विच होने के बाद एक चीज तो ये हो सकती है, दूसरा हो सकता है कि उस समय वो कर्नल मोड में रही हो। तो जब वो दूसरा प्रोसेस शेड्यूल होगा तो अब कर्नल मोड से जब प्रोसेस हटती है, जहां पार्शियली रन हो या पूरी तरह रन हो, अगर पार्शियली रन होती है तो प्रोसेस वापस जाएगी कर्नल मोड से यूजर मोड में। तो ये काम कौन करेगा, डिस्पैचर ही करेगा। तो स्विच टू यूजर मोड, यहाँ चली आएगी। यूजर मोड में कैसे आएगी, कर्नल मोड से यूजर मोड में चली जाएगी। और तीसरा ये भी हो सकता है कि वो जंप टू प्रॉपर लोकेशन, यानी कि वो जंप कर सकती है प्रॉपर लोकेशन पे। तो प्रॉपर लोकेशन पे अगर जंप करेगी, यानी कि एक जंप टू प्रॉपर लोकेशन का मतलब क्या है कि कोई पीसीबी में आएगी, वो पीसीबी में जा सकती है। कोई भी प्रोसेस है, हर प्रोसेस की अपनी एक पीसीबी होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। हर प्रोसेस का स्वयं का पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। जंप टू प्रॉपर पीसीबी है, प्रॉपर लोकेशन। ये सारी चीजें डिस्पैचर के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं जब मेन मेमोरी से एसपीएस के द्वारा प्रोसेस को रन होने के लिए सीपीयू में छोड़ा जाता है। यानी प्रोसेस यहाँ से सीपीयू में आएगी, एक एक करके प्रोसेस आएगी। उसको कौन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर उसको शेड्यूल करता है, वो सीधे डिस्पैचर को देता है। डिस्पैचर देकर उसमें कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो सकती है, स्विच टू यूजर मोड हो सकता है, एंड प्रॉपर लोकेशन हो सकती है, जंप टू प्रॉपर लोकेशन। तो इन सब चीजों में टाइम लगेगा। जो समय लगता है कि प्रोसेसर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने प्रोसेसर को डिस्पैचर को दिया, अब डिस्पैचर चेक करेगा कि प्रोसेसर कॉन्टेक्ट स्विच कब होता है। कोई ना कोई एल्गोरिथम यूज होगी यहाँ पे, हो सकता है एफसीएफएस यूज हुई, हो सकता है राउंड रॉबिन यूज हुई, हो सकता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज हुई, हो सकता है कि आपका एसडीएफ यूज हुई। तो जब ये एल्गोरिथम यहाँ पर यूज होती है, किस एल्गोरिथम के तहत ये शेड्यूलिंग चल रही है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विच तो आता ही आता है। अब कॉन्टेक्स्ट स्विच का मतलब क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे प्रोसेस अगर आपके रैम में पड़े हुए हैं और कोई प्रोसेस P1 अगर आपका सीपीयू में है, यहाँ पे सीपीयू में कोई प्रोसेस है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है, वो आधा एग्जीक्यूट हुआ, जब मान लीजिए 15 सेकेंड उसको लग रहा था, 10 सेकेंड तक उसको सीपीयू मिला, इसके बाद कोई इंटरप्ट आ गया या कोई प्रायोरिटी आ गई P2 के लिए। P2 अब सीपीयू को यूज करना चाह रहा है, तो P1 को क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, या फिर ये हो सकता है कि P1 इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के लिए चला जाए, तो यहाँ पे सीपीयू खाली हो जाएगा उस टाइम के लिए, तो P2 ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाएगा। या किसी कारणवश इसको प्रीएम्प्ट कर दिया गया तो P2 आपका ऑटोमेटिक, यहाँ पे P2 आपका शेड्यूल हो जाएगा। जो भी प्रोसेस शेड्यूल के लायक होगा वो शेड्यूल हो जाएगा, डिस्पैचर उसको शेड्यूल कर देगा। तो अब ये P1 कहाँ जाएगा, शेड्यूल तो कर दिया, क्या P1 वापस रेडी क्यू में जाएगा? नहीं, P1 रेडी क्यू में क्यों जाएगा? अगर रेडी क्यू में जाएगा तो कहाँ पर होगा, हमने P1 को या तो आयो रिक्वेस्ट के लिए भेजा, तो वो उसके बाद अपना कंप्लीट करने के बाद ऑब्वियसली रेडी क्यू में जाएगा। पर P1 को जैसे हमने उसको प्रीएम्प्ट किया, तो P1 अपने ही पीसीबी में, ये पीसीबी इसकी खुद की पीसीबी है, तो P1 पीसीबी में नहीं जाता। P1 के अंदर जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी आईडी है, कितना इंस्ट्रक्शन उसका एग्जीक्यूट हुआ, सारा कुछ उसके पीसीबी में लोड हो जाता है। स्वयं की पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में लोड हो जाते हैं। यानी P1 के अंदर जितने भी कंटेंट है, वो कंटेंट आपके यहाँ पर लोड हो जाते हैं, सब के सब कंटेंट यहाँ पर लोड हो जाते हैं। ठीक है,
जब लोड हो जाते हैं इसके बाद जब P1 लोड हो जाए, मतलब कि आपका रेडी क्यू में पड़ा है P1, आपका रेडी क्यू में P1 पड़ा हुआ है, P2 आपका रन हो रहा है। तो इसका मतलब P1 एक बार स्विच करके बाहर आया, दोबारा फिर से P1 गया और इसके बाद वो 2 सेकेंड तक और एग्जीक्यूट हुआ। इसके बाद 3 सेकेंड बचा तो फिर से P1 को हमने क्या किया, प्रीएम्प्ट कर दिया, तो फिर से अपने पीसीबी में जाके लोड हुआ। अब P2 को भी हमने एक पीसीबी में डाल दिया। तो अब ये सवाल ये आता है कि स्विचिंग चलती रहती है बार बार, ये सब काम डिस्पैचर करता है। तो ये किसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कि एक प्रोसेस कितनी बार सीपीयू लिया और कितनी बार सीपीयू से बाहर आया। कंप्लीशन होने से पहले जब प्रोसेस स्विच करता रहता है, उससे बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। का मतलब ये है कि उसके कंटेंट कितनी बार पीसीबी में लोड हुए और वापस फिर से रीलोड हुए। अब ये स्विच टू यूजर मोड है, मान लीजिए कर्नल मोड में पड़ा है प्रोसेस, तो कर्नल मोड से जब वो आपका स्विच करेगा ऑब्वियसली यूजर मोड में आएगा। फिर जंप टू प्रॉपर लोकेशन, अपनी प्रॉपर लोकेशन में आएगा जहां उसका प्रॉपर लोकेशन था, यानी कि रेडी क्यू में आएगा, अपने पीसीबी में लोड करेगा। तो ये सारे चीजों में टाइम लगता है। तो इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, इस टाइम को बोलते हैं डिस्पैच लेटेंसी टाइम। तो पूछ में ये इसी को बोलते हैं डिस्पैच लेटेंसी टाइम। एक डिस्पैच लेटेंसी टाइम भी मैंने आपको बता दी। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग में सबसे मेन होता है उसकी एल्गोरिथम, कि हम क्या एल्गोरिथम देखते हैं, कि एल्गोरिथम हमने क्या देखनी है, क्या सीखनी है। तो मेन इसकी एल्गोरिथम है, जैसे कि मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। जैसे इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एफसी एफएस दोनों मोड में, प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन मोड में। फिर आपका जैसे कि आता है एसजेएफ भी पढ़ेंगे, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। फिर आपका आता है आरआर राउंड रॉबिन। फिर आपका आता है PRI OR प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ये एल्गोरिथम मेन है जो आपको पढ़नी है अपने प्रोसेस शेड्यूलिंग। इसी को सीपी शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। प्रोसेस शेड्यूलिंग को हम सीपी शेड्यूलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीजें हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे एफसीएफएस हम यूज करेंगे, कैसे हम एसजेएफ पढ़ेंगे, कैसे राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, सारी एल्गोरिथम को हमें 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कशन करना होगा। एक एक चीज हमको यहाँ पे पढ़नी होगी। तो जैसे कि मैंने प्रोसेस शेड्यूलिंग या सीपी शेड्यूलिंग में बताया कि सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस आपका मेन मेमोरी में आता है, जिसका जो काम होता है एलटीएस का, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर उसको मेन मेमोरी में जगह दे देता है। फिर मेन मेमोरी से प्रोसेस सीपीयू में आता है, यानी सीपीयू में आता है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किस आधार पे करता है, एल्गोरिथम के आधार पे करता है। तो वो सीधे डिस्पैचर को देता है। डिस्पैचर क्या करता है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जंप टू स्विच यूजर मोड, जंप टू प्रोसेस प्रॉपर लोकेशन, इन सारी चीजों में ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि डिस्पैचर देखता है कि आपका जो प्रोग्राम है या एल्गोरिथम किस एल्गोरिथम के तहत जो होना है। अगर एफसीएफएस है तो उसका कंडीशन दूसरा होता है, एसजेएफ है तो उसका कंडीशन दूसरा होता है, राउंड रॉबिन है तो उसका कंडीशन दूसरा होता है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है तो उसका कंडीशन दूसरा होता है। तो इस बेस पे वो डिस्पैच करता है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच भी होगा, अगर नंबर ऑफ प्रोसेसेस है तो कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, बार बार होगा। स्विच टू यूजर मोड भी होगा क्योंकि सीधे कर्नल मोड में वर्किंग होगी। जब कर्नल मोड में वर्किंग होगी तो ऑब्वियसली जब वो खत्म होगा या पार्शली एग्जीक्यूट होने के बाद जब प्रीएम्प्ट होगा प्रोसेस, तो वापस वो यूजर मोड में जाएगा। इसी तरह जंप टू प्रॉपर लोकेशन जाएगा तो वो फिर किस लोकेशन में जाके जंप करेगा। हर प्रोसेस स्विच होने के बाद, प्रीएम्प्ट होने के बाद अपने पीसीबी में उसके सारा रिकॉर्ड लोड होता है, जिससे हमारा जो प्रोसेस है उसको हम फिर शुरू से हमें एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर P1 में 10 लाइन का कोड है, अगर वो 5 लाइन का कोड रन हो गया तो बाकी 5 लाइन नेक्स्ट लाइन से उसी के पीसीबी में लोड होगा। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो हर पीसी का अपना स्वयं का होता है। इसमें चीजें क्या क्या होती हैं, इसमें कंटेंट होते हैं जिसे हम कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बोलते हैं। तो जो कंटेक्स्ट होते हैं टेक्स्ट ऑफ कंटेंट, कि उसकी प्रोसेस आईडी क्या है, प्रोसेस का नेम क्या है,
और भी चीजें होती, क्या क्या रजिस्टर्स इसमें यूज हो रहे हैं, कितने लाइन का कोड आपका रन हो चुका है। तो जहां से प्रोसेस को टर्मिनेट किया गया, प्रीएम्प्ट किया गया, वहीं से दोबारा फिर से रीलोड होता है, क्योंकि उसकी सारी डिटेल आपके पीसीबी में पड़ी रहती है। पीसीबी बताता है कि कहाँ तक आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ और कहाँ से उसको होना है। तो उसके पीसीबी में सारी चीजें भाई, प्रोसेस का आइडेंटिफायर, प्रोसेस का स्टेट, प्रोसेस की आईडी, प्रोसेस का एक नेम, जो भी प्रोसेस, सारा प्रोसेस का डिटेल उसके पीसीबी में होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। मैं किसी दिन एक पीसीबी का लेक्चर बनाता हूँ आप लोगों के लिए, उसमें आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। पीसीबी देखिए, एक सिंपल तौर पे देखा जाए तो सेकेंडरी मेमोरी का ही पार्ट होता है नॉर्मली देखा जाए। लेकिन ये क्या होता है कि रेडी क्यू के अंदर जो हमारी रेडी क्यू होती है, ये बहुत कुछ डिसाइड करती है। रेडी क्यू यानी कि रेडी स्टेट में रेडी क्यू होती है, प्रोसेस इनकमिंग आते रहते हैं, और कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो स्विच होने के बाद वापस आते हैं अपने पीसीबी को लेकर, लेकिन हर प्रोसेस की पीसीबी होने की वजह से रेडी क्यू में लोड नहीं करता है, क्योंकि पीसीबी का रिकॉर्ड उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होता है। और इसमें सिर्फ नंबर ऑफ प्रोसेसेस की इनकमिंग और आउटगोइंग पता चलती है कि कितने प्रोसेस यहाँ से आपके सीपीयू में लग गए और कितने प्रोसेस आपके यहाँ पर आ गए। तो ये मैं आपको राउंड रॉबिन जब बताऊंगा तो और अच्छे से पीसीबी को समझने में आसानी होगी कि कैसे प्रोसेस एक बार लगा, दोबारा प्रोसेस को हमने टर्मिनेट किया 2 सेकंड के लिए, तो प्रोसेस पीसीबी में आया, उस टाइम पे दूसरा प्रोसेस लगा, उसको 2 सेकंड के लिए यूज किया, इसके बाद उसको भी भेज दिया। तब तक क्या तीसरा प्रोसेस आ सकता है वहां पे कि नहीं आ सकता, या पहले ही प्रोसेस दोबारा शेड्यूल होगा, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जितनी भी शेड्यूलिंग है, इसी को बोलते हैं प्रोसेस की शेड्यूलिंग। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग हमेशा कहाँ पे मेन वर्क करती है, आपके मेन मेमोरी और सीपीयू, इन दोनों के बीच में जहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर वर्क करता है, यहीं पर सारा खेल होता है। क्योंकि मेन मेमोरी से सीधे प्रोसेसर में आपकी प्रोसेस जा रही है, तो वहां पे एक एक करके प्रोसेस जाएगी, प्रोसेस स्विच भी होगी, प्रोसेस को एक प्रॉपर लोकेशन भी मिलेगी। जब कॉन्टेक्स्ट स्विच होगी, ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट स्विच होगी तो कहीं ना कहीं अपनी पुरानी लोकेशन में जाएगा, सारे कंटेंट उसके पीसीबी में लोड होंगे। कर्नल बोर्ड में यहाँ वर्क होता है तो सीधे यूजर बोर्ड में उसको स्विच कराना पड़ेगा। तो सब काम करता है डिस्पैचर करता है। तो ये सब चीजें हमको दिखेंगी नहीं जब हम करेंगे, लेकिन इस चीज को हमें कॉन्सेप्चुअली समझना होगा। तो डिस्पैचर का काम क्या था, प्रोसेस को डिस्पैच करना। प्रोसेस आपका मेन मेमोरी से कैसे प्रोसेसर के अंदर आएगा, एग्जीक्यूट होगा, टर्मिनेट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज जो बाकी की फंक्शनलिटी होती है कि इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की रिक्वायरमेंट कर रहा है, या ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उसको इंटरप्ट की वजह से उसको प्रीएम्प्ट किया गया है, या हम अपने टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है बार बार प्रोसेस, ये देखा जाता है। और गैंट चार्ट के माध्यम से ये पता चल जाता है कि एक प्रोसेस कितनी बार कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, ये भी मालूम चल जाता है। उसकी भी काउंटिंग हमको बतानी चाहिए कि एक प्रोसेस जो सीपीयू को मिल रहा था, एक बार मिला, दोबारा हटा वहां से, फिर उसको प्रोसेसर मिला, प्रोसेसर तो एक ही है आपके पास, तो एक प्रोसेस P1 कितनी बार आपका कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ अपने कंप्लीशन टाइम पे, अपने एग्जीक्यूशन टाइम के दौरान, अपने रन होने के दौरान, अपने काम को खत्म होने के दौरान, वो कितनी बार आपका प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, 3 बार हुआ कि 4 बार हुआ, ये यानी कितनी बार पीसीबी में लोड हुआ फिर वापस आया, है ना। तो 5 बार कॉन्टेक्स्ट स्विच का मतलब ये है कि 5 बार उसने अपने कंटेंट को 5 बार पीसीबी में लोड किया। जैसे होता है कि आप अपने घर से निकले और घर के नजदीक आपका डाकखाना है, आप गए, इससे गए, उसने कहा भैया एक काम था, ये काम कर दिया। इसके बाद दोबारा कोई वीआईपी आ गया, उसने कहा भैया अब आप आधे घंटे बाद आओ, तो आप वापस अपने घर चले आए, तो आप एक प्रॉपर लोकेशन में आओगे ना, तो अपने घर आ जाओगे, सबसे बेस्ट सोल्यूशन। या फिर आप कहीं वहीं पर पास में कोई ऐसी जगह देखोगे जहाँ पे आप आराम से बैठ सको, सेफ हो सको, ठीक है। वही चीज यहाँ पर भी होती है कि हम रेडी क्यू से प्रोसेस को भेजते हैं सीपीयू के अंदर, तो प्रोसेस इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के बाद रेडी क्यू में जाती है। पर अगर हम इसको डायरेक्टली कहीं प्रीएम्प्ट करते हैं तो भी प्रोसेस आपका रेडी क्यू में ही आती है, लेकिन पीछे साइड यानी कि सबसे लास्ट में जाके उसको जगह मिलती है, शुरू में जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि शुरू में कोई ना कोई प्रोसेस वहां पे लगा रहेगा।
ये कोई सोचे प्रोसेस कि नहीं मैं जैसे आया हूँ वापस जाऊंगा फिर से आ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप जब कभी रेडी क्यू से बाहर निकल जाते हैं, उस जगह ऑटोमेटिकली दूसरी प्रोसेस क्यू में लग जाती है जो एग्जीक्यूट होना चाहती है। तो ये एक प्रोसेस शेड्यूलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी आपको बताया, और इसका क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया कि इन सब क्राइटेरिया को देखते हुए कि प्रोसेस शेड्यूलिंग यूज होती है। अब जो हमारा टॉपिक होगा अगला, वो एफसीएफएस विदाउट प्रीएम्पशन होगा। यानी कि हम फर्स्ट कम फर्स्ट एफसीएफएस पढ़ेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इससे जुड़े हम सवाल लगाएंगे जो दोनों मोड में होंगे। दो तरह का पॉलिसी होता है शेड्यूलिंग पॉलिसी, मैंने बताया था, नॉन प्रीएम्पशन एंड प्रीएम्पशन मोड। नॉन प्रीएम्पशन का मतलब होता है कि प्रोसेस एक बार अगर सीपीयू में लग गया तो वो अपना काम खत्म करने के बाद ही बाहर सीपीयू को छोड़ेगा, अदरवाइज उसे सीपीयू छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोड आप क्राइटेरिया यूज कर रहे हो नॉन प्रीएम्पशन। और प्रीएम्पशन में क्या होता है, प्रोसेस कभी भी आपका प्रीएम्प्ट हो सकता है बाई ऑपरेटिंग सिस्टम, बाई ऑन कंडीशन। ऑन कंडीशन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जो भी है, उस कंडीशन के थ्रू वो प्रोसेस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू या किसी इंटरप्ट के थ्रू हम उसको प्रीएम्प्ट करा सकते हैं, यानी बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच हो सकता है। लेकिन एफसीएफएस में जहां तक मैं समझता हूं कि नॉन प्रीएम्पशन मोड की ही एल्गोरिथम होती है, तो इसमें प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट स्विच बार बार नहीं होता है। एक बार प्रोसेस आपकी आ गई तो प्रोसेस कंप्लीट होगी, चाहे वो कितना भी समय क्यों ना लगे सीपीयू को उसको एग्जीक्यूट करने में, चाहे 25 सेकंड लगे चाहे 50 सेकंड लगे, वो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद अपना टर्मिनेट होकर ही बाहर जाएगी, बीच में उसकी इनकमिंग आउटगोइंग नहीं होगी। तो लिखा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा पहले हम उसको सर्विस देंगे, यानी कि एग्जीक्यूशन ऑन द फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस। इजी इम्प्लीमेंटेशन है एचसीएफएस, हाई एवरेज वेटिंग टाइम, इसकी वजह से वेटिंग टाइम इसका बढ़ जाता है। क्योंकि मान लीजिए कोई प्रोसेस P1 है, उसका बस्ट टाइम यानी एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज्यादा है, तो बाकी के प्रोसेस तो बेचारे वेट करेंगे ना यार, जल्दी खत्म हो जल्दी निकले। सपोज करो कभी कभी आप लोग एटीएम में जाते होंगे और एक व्यक्ति जो है 3-3 4-4 एटीएम ले गया, लाइन में लग गया, तो पहले वो अपने पहले एटीएम से पैसे निकालता है, फिर दूसरे एटीएम से पैसे निकालता है। आप सोच रहे हो कि एक निकाल लेगा तो फिर मैं लग जाऊंगा, फिर तीसरे से निकालता है, जहां लगना था 5 सेकेंड वहां लगाता है वो 50 सेकेंड। ऑब्वियसली आपका वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम बढ़ गया ना। जब आपका वेटिंग टाइम बढ़ेगा तो बाकी लोगों का भी बढ़ेगा, सबको कैलकुलेट करोगे तो उसको बोलते हैं एवरेज वेटिंग टाइम। इसी को बोलते हैं एवरेज वेटिंग टाइम, जब ज्यादा समय लगे सभी को। क्योंकि ये 50 सेकंड आप भर वेट नहीं कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति भी तो 50 सेकंड वेट कर रहा है, इसके बाद जब आप जाओगे तो आपका वेट करेगा। तो ये चीजें यहाँ पर होती हैं। इसको रियल लाइफ से आप कैसे भी एग्जामिनेशन कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो, इसके एग्जाम्पल दे सकते हो। कुछ पूछना हो सुधाक शुक्ला, चले। हेलो। सर देखना पड़ेगा अभी, मुझे स्टार्ट हाफ से ज्वाइन हुआ ना, तो सर मैं आज देख के कल पूछूंगा। हाँ देख लेना, वैसे मैंने सब रिपीट भी कर दिया, तुम अकेले भर हुए हो केवल, बाकी बच्चे कुछ लोग तो आ नहीं हाँ रहे, क्यों सर। पता ना। अभय तिवारी यार, अभय तिवारी क्यों नहीं लॉग इन होता, क्या बात है? हेलो। सर पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई, उससे पूछता हूँ फिर मैं। अच्छा एक मिनट, अभी इसको एंड मत करना, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था तुमसे, मैं बताता हूँ अभी, जरा मुझे बताना जी जी। आवाज आ रही कि नहीं आ रही। हाँ हाँ श्योर सर। हेलो। 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 हाँ सर, आ रही है आ रही है। हेलो सुधाक। आ रही आ रही है आवाज। हेलो। आ रही है आ हेलो। रही है सर। आ रही है। हेलो। आवाज आ रही है। आ रही आ है रही आ रही है। है? यस सर। तुम्हारी, तुम बोलो। हेलो सर। हेलो। बोलो। आवाज आपकी आ रही है। आपकी आ रही है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही।
आपकी आ रही है लेकिन। हेलो हेलो आपकी आ रही है। हेलो। आपकी आवाज आ रही है सर। तो मेरी आवाज आ रही है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। यस सर। यस सर। आपको भी हो सकता है सर। मेरी आवाज नहीं। यस सर। हाँ हेलो। अब आ रही है सर। अच्छा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी, मैंने मेन लीड से जब किया था इस लीड से, तो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी, मेरी आवाज मिल रही थी हाँ, तुमको। हेलो। आपकी आवाज आ रही थी। आपकी आवाज तो अच्छे से आ रही थी। अच्छा, लेकिन तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही थी ना। यस सर। मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दी जब मैंने ये वाली लीड लगाई थी। मैं पहले ब्लूटूथ नहीं लगाया था, मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा था कि नॉर्मल लीड से क्या मेरी आवाज पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। नॉर्मल लीड में आवाज आ रही है सर, बस हमारी नहीं पहुंच रही होगी आपको। हाँ, ऐसा क्यों? नहीं सर, मेरे में जैसे लैपटॉप से भी करता हूँ तो अधिकतर पता नहीं क्या होता है कि मेरी आवाज उधर नहीं जाती है। उधर से आवाज जरूर आती है लेकिन हमारी नहीं जाती। अच्छा, चलो ठीक है, फिर देखते हैं, अब बाकी लोगों को बोलो क्लास के लिए। ठीक ठीक, मैं बोलता हूँ सर। ओके।